बगैर किसी तमहीद के मैं एक गुजारिश ये भी है कि जो हमारे वक्ता हैं या जो हमारे तख्लीक कार हैं जो आ रहे हैं वो 10 से 15 मिनट तक उनका मैक्सिमम टाइम दिया गया है, क्योंकि और मैं ज्योति शोभा जी को आवाज़ दे रहा हूँ जिनसे आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एक दशक से ज़्यादा वो कविताएं लिख रही हैं। रूपाली दत्ता और अन्य कहानियाँ उनका शेरी मजमूआ या काव्य संकलन है। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, बराए करम तशरीफ़ लाएं और अपनी बात कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। संगमन के इस कार्यक्रम में आने के पहले चंदन दिन ने जब मुझे निमंत्रण दिया था तब मुझे थोड़ी घबराहट भी थी और बहुत खुशी भी हुई थी कि हिंदी साहित्य और अदब के इतने बड़े लोग हैं, उनके सामने कहना मैं क्या कहूँगी और क्या जोड़ पाऊंगी उनके कहे में, या मैं नहीं जानती। हमारा जो विषय है मेरी रचनात्मकता और मेरा द्वंद्व, यह सुनने में मुझे दो बातें लग रही थी, मगर असल में मुझे ये एक ही लगी। रचना का मूल ही द्वंद्व है। जैसे हम अभी जिस दुनिया में हैं और जिस समाज में ढांचे में मौजूद हैं, उसकी विसंगतियां और अपनी भीतरी उथल पुथल, यही हमें कुछ कहने के लिए विवश करती है। सृजन के जरिए या कोई भी रचनात्मक काम, चाहे वह पेंटिंग हो या संगीत, अपनी आंतरिक कश्मकश जो किसी रचना के रूप में उजागर होने का कारण भी है और परिणति भी। इस परिप्रेक्ष्य में हम अभी जिस भूमि पर हैं, यानी गुरुदेव की कर्मभूमि में, वह इसी बात की गवाह है। 19वीं सदी का अभिजात्य समाज और वहां स्त्रियों की दशा, ये ऐसे दो ध्रुव थे जिसकी परिणति टैगोर की रचनाओं में अक्सर दिखती रही। एक कमाल की रचना जो मुझे इस संदर्भ में याद आती है वह है घरे बाहिरे। पूर्व बनाम पश्चिम, स्वदेशी बनाम विदेशी, इसका संघर्ष जैसे यहाँ निकल कर आया वह एक रचनाकार की गहरी बेचैनी का ही परिणाम हो सकता है। यहाँ वह अंतर्राष्ट्रवाद जो 125 बरस पहले इंगित किया गया था, आज फिर से एक प्रासंगिक सत्य की तरह दिखने लगा है। मैंने खुद को इस रचना के बहुत करीब पाया है और इसी बेचैनी की एक बहुत बड़ी मिसाल मुझे ऋत्विक घटक लगते हैं, जिनके कुछ साक्षात्कार इन दिनों मैं पढ़ रही थी। बंगाल का अकाल, विभाजन, पूंजीवाद और अपनी असहायता, ये सब मिलकर जो द्वंद्व रचते हैं वह किसी बिजली की चमक जैसा उनकी कला में उतर जाता है। यहाँ वे एक बात कह रहे थे जो मुझे बड़ी सटीक जान पड़ी। रचनाकार नैतिक नहीं होता और न वह अनैतिक होता है, वह सिर्फ अपने आत्मद्वंद्व के प्रति उत्तरदायी है, किसी और चीज के लिए नहीं। रचनात्मकता का जैसा द्वंद्व उनके यहाँ है वह विरल है। यहाँ उनकी बात के वर्षों की यात्रा पढ़ते हुए मैं एक बात सोच रही थी कि एक फिल्मकार जो सिनेमा से प्यार करता था, उसे सिनेमा छोड़कर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में नौकरी करनी पड़ी। मगर उसके बाद भी वो कहता है कि क्या कलाकार कार लेने के लिए फिल्म बनाए, रेडियोग्राम या पत्नी के गहनों के लिए? मुख्य बात यही है कि कोशिश करनी है। मुझे पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं। मुझे ऋत्विक की यह बात कला के हर मेयार के लिए सही जान पड़ती है। इसमें भी अगर हम लेखक की बात करें तो पहला द्वंद्व निजी होता है। वह निरंतर कॉन्फ्लिक्ट में जीता है। कितना कहना है, किस तरह कहना है, मतलब किस हद तक एक लेखक खुद को पन्नों पर उघाड़ सकता है, उसका परिवार उसे कितनी छूट देता है, अगर वह स्त्री है तो उसे कितना रहने देना है और कितना कहना है, फिर उसके बाद उसकी नियति क्या है। इसके बाद आती है एक लेखक की सामाजिक और जातिगत स्थिति। अगर वह कुछ बेबाक लिख रहा है तो इसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी।
यह संघर्ष और असमंजस लगातार बना रहता है। दूसरी स्थिति में बाहरी सेंसरशिप काम करती है। जैसे यूएस के एक लेखक को किस हद तक सेमिटिक होने की छूट है, वहीं एक संघ की विचारधारा से पोषित देश में लेखक का द्वंद्व यह होता है कि गैर सांप्रदायिक बात को कैसे कहा जाना है जिससे वह इस मकड़ जाल के बीच से निकलकर पाठक तक पहुंचे। यहाँ मेरा मन होता है अर्धेंदु शेखर मुस्तफी का जिक्र करूं। जितेंद्र सर की किताब में भी इसका जिक्र पढ़ा। 1873 में नेशनल थिएटर का कलाकार जिसने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ मुस्तफी का पक्का तमाशा नाम से नाटक का मंचन किया था, और यह ऊपरी तौर पर बरतानिया हुकूमत के अफसरों और कलाकारों के खिलाफ नहीं था, यह एलिट बंगालियों पर था निशाना, मगर इसका असली निशाना बरतानिया हुकूमत थी। और उसके बावजूद भी वह शेखर मुस्तफी को कानून के दायरे में नहीं घेर सकी। उनके व्यंग्य की धार इतनी महीन थी। यह तो व्यवस्था में रहकर संघर्ष की बात हुई, मगर दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि इतिहास में अधिकतर विपरीत विचारधारा के कलाकारों को देश निकाला देने का भी चलन रहा है। फिर चाहे वह ब्रेख्त रहे हो या ह्यूगो, तस्लीमा नसरीन रही हो या एमएफ हुसैन, हमेशा ही यह बेधक प्रतिरोध एक कलाकार को उसके द्वंद्व से मिलता है। यानी यह संघर्ष और द्वंद्व कला की परंपरा में है। As Gramsci has also said, literature creates a good sense from the prevailing common sense. And here the common sense is the set of beliefs and myths we had grown up with. Essentially, a dilemma in our hearts and minds is always there, जो हमें पुराने को तोड़ने और नया बनाने की तरफ ले जाते हैं। कुछ ऐसा जो इस द्वंद्व को जस्टिफाई भी करे और उजागर होने के लिए एक सही जगह भी दे। इस संदर्भ में अपने प्रिय लेखक दोस्तोयेव्स्की का जिक्र भी करती हूँ। दोस्तोयेव्स्की के साहित्य में उनके व्यक्तिगत और दार्शनिक द्वंद्वों की झलक मिलती है। उनके पात्र अक्सर इस द्वंद्व में फंसे होते हैं कि क्या वे अपनी नियति के स्वामी हैं या किसी उच्च शक्ति के हाथों की कठपुतली। मुझे हमेशा हैरत होती है इन्हें पढ़ते हुए कि वह समाज जो एक मनुष्य को संघर्ष के इस कगार पर लाकर खड़ा करता है कि उसे जीवन और मृत्यु में एक का चुनाव करना पड़े, वह 150 वर्षों बाद भी वैसा ही है। द्वंद्व भी वही है कि देश और समाज का द्वंद्व मनुष्य के आंतरिक द्वंद्व से भिन्न नहीं है। उपेक्षित मनुष्य अपनी बात कहने के लिए कला को चुनता है या फिर हिंसा को, और यहाँ उपेक्षा अपनी तासीर में यूनिवर्सल है, उसका कोई जाति धर्म नहीं। राज्य के स्तर पर जो काम सत्ता करती है, परिवार के स्तर पर वही काम कोई मनुष्य भी करता है। शोषक और शोषित, जीवन के ये दो पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हमेशा से रहे हैं। इसी में रचना का जन्म होता है, जिसे हम द्वंद्व का परिणाम भी कह सकते हैं और बचे रहने की जुगत भी। यहाँ जब हम रचनात्मक द्वंद्व की बात करते हैं तो एक बात और उठती है, जो किसी रचनाकार के अपनी रचना से विपरीत व्यक्तित्व में इंगित होती है। एक समाजवादी कहानी लिखने वाला अगर पूंजी और सत्ता के संग दिखता है तो उसके पूरे लेखन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर एक स्त्री की मनोदशा को लिखने वाला कवि का घर शोषण का केंद्र है तो लेखक और उसकी रचना के इस द्वंद्व को कैसे लिया जाए? विश्वास टूटता है। परंतु अगर हम देखें तो पूर्ववर्ती लेखकों में कई ऐसे नाम हैं जो हमारा विश्वास अडिग रहते हैं, जिनमें शमशेर और मुक्ति बोध जैसे कई लोग हैं। एक साहित्यिक की डायरी में मुक्ति बोध की पंक्ति है, मैंने देखा है बुद्धिजीवी वर्ग अपने विचारों को जीने से डरता है। यह डर पलायन है भीतर के द्वंद्व से। मुक्ति बोध को उनके एक मित्र ने पूछा, इतनी कठिनाई में क्यों रहते हो? उन्होंने कहा, अगर मैं आराम से रहूंगा तो लिखना बंद कर दूंगा। मैं जिस अंधेरे में हूं वह मेरा नहीं, इस समाज का है। यहां बात नैरेटिव की नहीं होती, अपनी जीवन दृष्टि की है। अगर अभी के हालातों के संदर्भ में हम देखें तो यह साफ दिखता है।
कि जिस इकहरेपन को सत्ता लाना चाहती है उसी के विरोध में साहित्य खड़ा है, और अपने सबसे मजबूत स्वरूप में। मसलन अरुंधति राय की किताब कहें या सलमान रश्दी की, जो इस समय की नब्ज और द्वंद्व दोनों के प्रतीक हैं। यहाँ डिलेमा यह नहीं कि रचनाकार की जगह सुरक्षित रहे, बल्कि कोशिश यह है कि रचना के जरिए उस ढांचे को दुरुस्त किया जाए, या कम अज कम उस तरफ ध्यान खींचा जाए जो बिखरने की कगार पर है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि साहित्य एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसके जरिए हम क्रांति का सपना नहीं पाल सकते, और यह काम रचनाकार का नहीं, उसका काम अपने द्वंद्व को रचना है। और यह वही द्वंद्व है जो सालों बाद भी बहुत सी दूसरी धड़कनों में प्रतिध्वनि की तरह गूंजता है, एक सामूहिक पुकार बनता है। और एक बात मैं मानती हूं कि इन तमाम पेशोपेश में जब भी रचा गया, जो भी रचा गया, वह निश्चय ही बहुत सशक्त रहा है। मार्क्स का साहित्य और इसकी विचारधारा के लिए हम पढ़ते आए हैं कि वे कैसी परिस्थितियों में संभव हुए। मुस्सो का कहना है कि मार्क्स का सारा लेखन प्रचंड गरीबी, बीमारी और तमाम तरह के अभावों से जूझते हुए किया गया था। निर्वासन में दर बदर भटकते बदहाली के दिनों में जिस विचारधारा को लिखा गया, वे आज पूरी दुनिया को राह दिखा रहे हैं। दरबारी सृजन करने वाले हर समय हुए हैं, आज भी हैं, मगर इसी समय में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आसपास देखते हैं, अपने जीवन को पलट कर देखते हैं और सो नहीं पाते। कुछ ऐसे भी रचनाकार हैं जिनकी छटपटाहट किसी प्यास की तरह उठती है, और जो बगैर अपने समय को दर्ज किए न जी सकती है न मर सकती है। एक बात यहाँ यह भी उठती है कि द्वंद्व तो सभी इंसानों को प्रकृति से मिला है। यहाँ मगर हर जीव के लिए कला संभव हो या जरूरी नहीं, मगर सृजन जीवन को सहने योग्य तो जरूर ही बनाता है। अब अगर मैं अपनी कविता की बात करूं तो इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जहां स्मृति की अधिकतर जगह मेरी दादी घेरे हुए है। कहानियां सुनते हुए खाना, सोना और उन कहानियों के स्वप्न देखना, यही जीवन था। इन कहानियों के बीच में उन गीतों की जगह भी होती थी जो बीच बीच में कहीं से चले आते थे, मगर मेरा पूरा ध्यान कहानियों की घटना और उसके पात्रों में होता था। अगर ईमानदारी की बात कहूं तो गीत इस घटनाक्रम में बाधा लगते थे। मैं कह भी उठती थी कि आगे क्या हुआ वह बताओ पहले। इस लिहाज से देखा जाए तो मेरी तासीर कहानियों वाली है। बचपन में भी घर में जो पत्र पत्रिकाएं आती थी, सरिता, कादम्बिनी, उनसे शुरू होकर यह यात्रा जेफरे आर्चर, खालिद हुसैनी, एन रैंड, वहां से होते हुए हिंदी साहित्य तक पहुंची है, जो कि अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। एक पारंपरिक व्यवसायी घराने की लड़की जिसका साहित्य से साबका लगभग नहीं था, उसके लिए तो यह दुनिया अनोखी है। अब देखती हूं तो लगता है लिखना मेरे लिए भी वैसे ही संभव हुआ जिसका जिक्र यहाँ बहुत से लोग कर चुके हैं, कि वह लगभग एक मलहम की तरह है, और शायद खुद को जान लेने की कोशिश भी। इसमें पाठक और बाकी तमाम लोग सारी प्रतिक्रियाएं बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है कि मैं कितनी संतुष्टि पाती हूँ लिखकर। यहाँ मुझे अपने बाबा की याद भी आती है, जो कोविड के समय गुजर गए थे। कुछ सालों बाद पहले मेरी किताब आई थी, पहली किताब, वह बहुत खुश हुए थे। उस किताब को उन्होंने अपनी दुकान के शेल्फ पर सजा दिया था। उन्हें अपनी दुकान से बहुत लगाव था। अब जब शाम को दुकान पर उनके मित्र और परिचित जमा होते थे, तो वे उन्हें किताब दिखाकर कहा करते थे कि देखो बिटिया ने लिखी है। यह मेरे लिए सबसे भावुक कर देने वाला पल होता था।
और अपने लिखने से मिली सबसे बड़ी खुशी। उसके बाद लिखना संघर्षपूर्ण ही रहा, अभी भी संघर्षपूर्ण है, क्योंकि पारिवारिक संरचना में स्त्री का लिखना शायद बहुत फिट नहीं बैठता और मुझे जवाब नहीं सूझता जब रिश्तेदार पूछते हैं कि लिखने से क्या मिलता है। व्यवसाय परिवार से होने के द्वंद्व को शायद बहुत से लोग समझ भी सकते हैं। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया ज्योति शोभा जी। आपसे लोग पूछते हैं कि लिखने से क्या मिलता है, तो मुझे वाकया याद आया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब थे एक, जो कंप्यूटर साइंस के माहिर थे और वो वाइस चांसलर बन गए। चाहे का वो कंप्यूटर साइंस के थे। एक बार वो टहलते हुए उर्दू डिपार्टमेंट आए और बातों बातों में कहने लगे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे काजी जमाल साहब, अफजाल साहब, ये लिटरेचर से क्या मिलता है। कहने लगे, मैं चुप हो गया, मैंने टाल गया, मैं दूसरी बातें करने लगा। कहने फिर वो 2-3 महीने बाद विजिट पे आए और फिर बात करते करते कहने लगे, लिटरेचर से क्या मिलता है डॉक्टर साहब। कहने लगे, फिर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने कहा कि ऐसी बातें नहीं करता यार।